हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल शी हेल्थ चैनल से। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा पहले सिजेरियन से है तो अब दूसरी प्रेगनेंसी में आपके कितने चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो कौन सी बातें हैं ये डिसाइड करती है कि हमने सिजेरियन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको डिस्कस करके मैं आपको ये जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद अगर एज़ अ पेशेंट पर्सपेक्टिव आपके सवाल जो आते हैं मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दिमाग में क्या क्वेरीज़ होती है। लेकिन कुछ जो बातें मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले कई बार पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम हमारा ना 5 साल का गैप हो रहा है, तो अब तो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और प्रैक्टिकल भी हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं कि अगर आप बहुत लंबा गैप करोगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका 1 साल का गैप है, उससे ज़्यादा का गैप है, तो चाहे 2 साल का गैप है, चाहे 1 साल का, 3 साल का, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने ही रहते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि जो चीज़ें किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे आपके सिज़ेरियन के चांसेस हाई होते हैं, तो उस केस में आपके सिज़ेरियन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स प्रेगनेंसी है या फिर आपके लास्ट में आते-आते बच्चा उल्टा हो गया है या फिर आड़ा हो गया है, ब्रीच हो गया है या फिर ट्रांसवर्स लाई हो गया है या फिर कई बार प्लेसेंटा जो होता है वो लो लाइंग होता है या प्लेसेंटा आपका नीचे होता है, प्रीविया कहते हैं जिसे हम, बच्चेदानी के मुँह पे प्लेसेंटा अवल नाल चिपकी होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ट्राई नहीं करेगी। कई बार कुछ मदर्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी हाइट कम होती है, शॉर्ट स्टेचर्स होती है बिल्कुल, जैसे लेस देन 5 फीट हो गई। तो उन केसेज़ में उनकी जो ज़्यादातर जो पहले बच्चे में सिज़ेरियन हुआ होता है, वो इसलिए हुआ होता है कि बच्चा उनका फँस गया और वो उनके पेल्विस से नीचे नहीं निकला, तो उस केसेस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका सिज़ेरियन ही हो। क्योंकि अगर आपकी हाइट छोटी है, तो जो नीचे बोनी पेल्विस होती है, वो भी छोटी होती है, उधर इतनी जगह नहीं होती कि बच्चा वहाँ से खिसक जाए। तो इस तरीके से अगर आपके फैक्टर्स हैं, तो आपके सिज़ेरियन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं, जो कि अगर किसी के पहले सिज़ेरियन है, तो उसको हम हमेशा ही हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं उन पेशेंट्स को। उसके साथ अगर कोई और भी फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अगर बहुत ही कम हो रही है, बच्चे के वजन कम हो रहा है और साथ में आपके प्रीवियस सिज़ेरियन है, तो उन केसेस में रिस्क लेने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर आपके बच्चे का वजन सपोज बहुत ज़्यादा की साइड है, 3.5 किलो से ज़्यादा है, तो आपके जब डिलीवरी के टाइम आपके स्टिचेस पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होएगी, ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो उन केसेस में भी रिस्क नहीं लिया जाता। तो अगर आपका पहला सिज़ेरियन है, तो कौन-सी जो मदर्स होती हैं जिनको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ते हैं, एक ऐसा पेशेंट जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, उसको हाइपरटेंशन नहीं है, उसको उसका बच्चे में आयुष्य नहीं है, ग्रोथ कम नहीं है, ना ही ग्रोथ ज़्यादा है। इस तरह के कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। उन मदर्स को हम बोलते हैं कि हाँ, आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इन बातों का कैसे पता चलता है लास्ट में? तो ज़्यादातर पेशेंट्स को यही कहा जाता है कि जब बिल्कुल लास्ट मंथ होगा, जब आपके 8.5 महीने हो चुके होंगे, उस वक़्त हम आपकी पेल्विस असेस करेंगे। पेल्विस असेसमेंट होता है जिसमें आपके 38 वीक्स हो जाते हैं जब, 8 महीने कंप्लीट होके 20 दिन ऊपर हो जाते हैं, 9 मंथ में जब 38 वीक्स हो जाते हैं, तब आपका पेल्विक असेसमेंट किया जाता है। जिसमें हम इंटरनल चेकअप करते हैं और ये देखते हैं आपका बिशप स्कोर कैसा है। बिशप स्कोर का मतलब होता है कि जो आपकी बच्चेदानी का मुँह है, वो कितना नरम है, उसकी जो सर्विक्स है, उसकी पोज़ीशन कैसी है, कितना इफ़ेसमेंट है, और ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सपोज़ किसी की जो सर्विक्स होती है बहुत ही हार्ड है पत्थर की तरह, उसकी पोज़ीशन पोस्टीरियर है और उसमें 1 फिंगर भी नहीं जा रही, ऑस क्लोज़्ड है। तो उन केसेज़ को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला भी जाता है कि आपका बिशप स्कोर ठीक नहीं है, आपका नीचे का रास्ता खुला हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्ट सिज़ेरियन करा लीजिए। लेकिन अगर सपोज़ किसी का बिशप स्कोर अच्छा है, जैसे आपकी 1 फिंगर या 2 फिंगर डायलेटेड है, सर्विक्स आपकी सॉफ्ट है, उसकी पोज़ीशन ठीक है, तो ये बिशप स्कोरिंग होती है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं।
अगर बिशप स्कोरिंग ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करिए। अगर पेशेंट के खुद से पेन आते हैं, तो उन केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्रीवियस सिज़ेरियन है और आपके खुद से पेन नहीं आ रहे, आपके 40 हफ्ते पूरा टाइम निकल गया, जो आपको ईडीडी दी होती है। ईडीडी जो कि 9 महीने 7 दिन आपके ऐड करे जाते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में। अगर वो आपकी क्रॉस हो गई है 40 वीक्स में और आपका बिशप स्कोर ठीक है, तो उस केस में हम आपको आर्टिफिशियल पेन दे के नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर सकते हैं। सबसे कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी आप ट्राई करोगे, तो उसमें कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी होगी? तो इसका जवाब है कि 60 टू 70% चांस होते हैं उन पेशेंट्स में जो हमने लास्ट में सिलेक्ट करे हैं, जिनमें कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनमें या तो पेन आ रहे हैं या पेन इंड्यूस किए हैं, तो 60-70% चांस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन अ, आजकल ये डाटा है स्टडीज़ से, लेकिन जो आजकल की हमारी पॉपुलेशन है, उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वैसे ही कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो बहुत सेडेंटरी हो गया, एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं है, हम लोग वर्किंग ज़्यादा जो है हमारा वो माइल्ड वर्किंग है, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्किंग नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं घर के काम वगैरह में। तो इसलिए ये 60-70% जो फिगर है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये बुक्स की फिगर है। एक्चुअल में आप देखो तो उनमें 30-40% चांसेस ही होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि सिज़ेरियन है अगर पहले से, तो उसकी हमने नॉर्मल डिलीवरी करानी है या नहीं करानी। आई होप आपको समझ आया होगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप ट्राई करते हो, तो क्या उसमें कोई रिस्क है या नहीं है? जब भी प्रीवियस सिज़ेरियन की हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल करते हैं, तो उसमें लास्ट तक रिस्क होता है कि आपके जो पहले के टाँके हैं वहाँ से खुल जाएँ और वो एक काफ़ी रिस्की सिचुएशन हो जाती है, जिसे हम यूट्राइन रप्चर कहते हैं। उसमें कई बार हमें इमीडिएटली पता चल भी सकता है, हो सकता है हम आपको ओटी में शिफ्ट करके तुरंत सिज़ेरियन कर दें, लेकिन सपोज़ उस कंडीशन में हमें नहीं पता चलता, एकदम से डिटेक्ट नहीं होता कि अंदर जो टाँके हैं वो खुले हैं, तो उस केस में आपके बच्चे को भी रिस्क हो सकता है, आपको भी रिस्क हो सकता है। और इस चीज़ का रिस्क वैसे लेस देन 1% होता है, लेकिन जो रिस्क है वो हमेशा ही रहता है, लास्ट तक रहता है नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करने में। जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की, जब बच्चा आने वाला होता है बाहर, तब तक रहता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने डिलीवरी करा दी, बेबी ठीक हो गया, लेकिन उसके स्टिचेस खुल गए, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ा, वो स्टिचेस बंद करने पड़े। तो प्रीवियस सिज़ेरियन में हमेशा जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, स्टिचेस खुलने का रिस्क रहेगा। तो वो रिस्क आपसे आपके डॉक्टर साइन करवाते हैं फाइल में, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है। आई होप आपको ये वीडियोस की जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी हो। फिर भी एज़ अ पेशेंट आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिए और मैं उनकी आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। कोई और वीडियो रिलेटेड टॉपिक पे बनाना हो, वो भी आप मुझे बताइए। मुझे आपके पूछे हुए, आपके बताए हुए, सुझाए हुए टॉपिक्स पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। वर्थ लगता है कि हाँ, मैं जो आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ उसकी आपको ज़रूरत है। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और आगे भी इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।